हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका कोड है BZYCT 133। कंपैरेटिव एनाटमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इसका टाइटल है। लास्ट वीडियो में हमने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका पहले ही आ चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पहले ही डिस्कस कर लिया। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करना है और ये हमारी लास्ट वीडियो है पार्ट 3 की। इसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के भी आंसर 8 तक के भी आंसर्स पता चल सकें। और आप इतना एंड टाइम में नहीं पढ़ सकते तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 तक भी याद करके जाएंगे। 8 तक नहीं, मतलब ये जितना मैं बता रही हूँ उतना याद करके जाएंगे। तो इसमें से कुछ भी रिपीट हुआ मोस्ट प्रॉबेबली होगा ही हुआ तो आप इजीली मार्क्स गेन कर पाएंगे। जैसे मैंने इसमें बताया उस तरीके से लिखेंगे आप अगर तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 क्या कह रहा है? डिस्कस दी जनरल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके इंटीग्यूमेंट्स के जनरल फीचर्स लिखने हैं। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या होती है सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, तब तो उसके जनरल फीचर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। पहले हेडिंग डालेंगे द जनरल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्स। The integuments is basically a fancy word for the skin and its associated structure like hair, nails and glands. Integuments क्या है? एक फैंसी वर्ड है, नया वर्ड आ गया है जिसको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि यूज़ होता है स्किन के लिए। जो स्किन के साथ जो भी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होंगे, जो भी स्किन के साथ अटैच्ड स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, उनको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे हो गए हेयर्स, नेल्स और ग्लैंड्स, तो ये हमारी इंटीग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सम कीज़ ऑफ फीचर्स ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स। कुछ की फीचर्स हैं इंटीग्यूमेंट्स के। फर्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन। सबसे पहले स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करके रखना हमारी बॉडी को। द स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंसल्ट्स। क्या है? अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी कट लगेगा या कुछ भी होगा तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है हमारी स्किन। सबसे बाहर स्किन ही होती है, वही हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। कुछ भी हमें दिक्कत होगी अगर एक्सटर्नली, तो हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा स्किन। इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक बैरियर सब्सटेंस, बैरियर की तरह क्रिएट होता है ये हमारी बॉडी के ऊपर, और ये बचा के रखता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, वो एंटर ना हो, इसके लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट है सेंसेशन। इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या है? सेंसेशन भी करना। द स्किन कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स दैट अलाउज अस टू फील टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। क्या है? जो हमारी स्किन के ऊपर ना सेंसरी रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जो सेंसेशन के लिए काम करते हैं, जो हमें फीलिंग दिलाती हैं, जो हमें फील कराती हैं कि टच कैसा है, कोई हमें टच कर रहा है या हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसका टच क्या है, कैसा है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, गर्म ठंडा भी हमें स्किन से ही पता चल रहा है, मतलब सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा ही पता चल रहा है। अगर हमारे हाथ पे कोई मारेगा तो पेन का असर भी हमारी सेंसेशन रिसेप्टर्स के द्वारा है, तो ये सेंसरी का भी काम करते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एज दे हेल्प टू डिटेक्ट पोटेंशियल डेंजर इन आवर एनवायरनमेंट। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटेक्ट करते हैं पोटेंशियल डेंजर को एनवायरनमेंट के थ्रू। और अगर ये नहीं होंगे तो अगर हमें बाहर से कोई डेंजर होगा, कोई पेन होगा, तो हम वो नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, थर्डली थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? द स्किन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करने को ही हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। व्हेन वी आर हॉट वी स्वेट टू कूल डाउन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग आती है, पसीना आता है ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन हो सके। एंड व्हेन वी आर कोल्ड वी शिवर टू जनरेट हीट। जब सर्दी होती है, हम जब ठंडे हो चुके होते हैं तो क्या है, जब हमारी बॉडी शिवर करती है, मतलब कपकपाहट पैदा करती है बॉडी के अंदर ताकि हीट जनरेट हो सके। तो थर्मो रेगुलेशन का काम भी स्किन ही कर रही है। मूविंग ऑन दी एस्थेटिक्स, द इंटीग्यूमेंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अपीयरेंस। इंटीग्यूमेंट्स एक अपीयरेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बॉडी स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है हमें। हेयर एंड नेल्स कैन बी यूज फॉर डेकोरेशन और एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, वो एक डेकोरेशन के तौर पे भी है कि हम नेल पेंट लगा रहे हैं, हेयर बना के घूम रहे हैं, तो वो एक डेकोरेशन के लिए भी है और कम्युनिकेशन के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल अ लायंस मैन कैन सिग्नल डोमेंस वाइल पिकॉक यूज देयर कलरफुल
फेदर्स टू अट्रैक्ट मेट्स। क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लाइन्स के जो मेंस हैं वो डोमिनेंस करते हैं, वो उनसे डरा के रखते हैं लोगों को। और जैसे कि पिकॉक जो हमारी मोर है उसके जो फेदर्स हैं वो दूसरे अपने मेट को अट्रैक्ट करती है। तो ये डेकोरेशन के लिए भी है और कम्युनिकेशन के लिए भी है। ठीक है। फाइनली सिक्रीशन, लास्ट में क्या होता है, सिक्रीशन। ग्लैंड्स इन अवर स्किन सिक्रीट सब्सटेंस लाइक स्वेट ऑयल दैट हैव वेरियस फंक्शंस सच एज मॉइस्चराइजिंग द स्किन और फेरोमोन प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पर्पस। क्या है, लास्ट में आता है सिक्रीशन। जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन है या जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ टाइप के सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। जैसे कि स्वेट है, स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बॉडी का थर्मो रेगुलेशन बना रहे। और ऑयल लाइक सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी में मॉइस्चराइजिंग बना के रखता है। तो ये इसके डिफरेंट की फंक्शंस थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, वो एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, हेडिंग डालेंगे पहले। इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द वुमेन्स ओवरी विच ट्रेवल्स थ्रू द फलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल है, फीमेल के अंदर हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एग रिलीज़ होता है, बॉडी के अंदर एक एग रिलीज़ होगा जो कि ओवरी द्वारा होगा। 1 पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं हर वुमेन के अंदर। तो एक एग रिलीज़ करती है हर महीने वो, जो कि ट्रैवल करके जाएगा फिलोपियन ट्यूब की तरफ। फिलोपियन ट्यूब से वो जाएगा यूट्रस के अंदर। एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द इजैकुलेशन एंड स्विम अप थ्रू द सर्विक्स एंड इनटू द यूट्रस। जब अगर इंटरकोर्स हो रहा है मेल एंड फीमेल के बीच में तो इजैकुलेशन होगा स्पर्म का, मतलब सीमेन का। तो उसके अंदर से स्पर्म भी जाएंगे जो कि सर्विक्स के द्वारा, फीमेल वजाइनल पार्ट के द्वारा सर्विक्स के अंदर जाके वो यूट्रस तक जाएंगे। और यूट्रस में अगर हमारा ओवरी से जो एग रिलीज़ हुआ था, यूट्रस में अगर वो अवेलेबल होगा तो यूट्रस के अंदर स्पर्म से एग मेट करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनाया जाएगा। तो ये इसका सबसे पहला प्रोसेस है कि कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म विल मेक इट अप टू फिलोपियन ट्यूब वेयर द एग इज वेटिंग। फिलोपियन ट्यूब के अंदर जहाँ एग वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है स्पर्म का, अगर मीटिंग होती है तो स्पर्म पहुँचेगा और वो जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वेट करता है। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म वेट करते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म ही पहुँच पा रहे हैं, मतलब हज़ारों जा रहे हैं बट फिर भी 100 ही पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे, 100 से ज़्यादा नहीं पहुँच पाते। द स्पर्म्स दैट रीचेज द एग रिलीजेज एंजाइम्स दैट हेल्प देम टू पेनिट्रेट द एग प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है, जब स्पर्म रीच कर जाता है एग के पास, स्पर्म पहुँच जाता है तो क्या होता है, एग एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो उनको हेल्प करता है कि वो एग को पेनिट्रेट कर सके, मतलब एग को फोड़ कर अंदर जा सके, उसके लेयर के साथ फॉर्मेशन करके जाइगोट बना सके। तो वो कौन एंजाइम रिलीज कर रहा है, एग। वंस अ सिंगल स्पर्म हैज़ सक्सेसफुली पेनिट्रेट द एग, फर्टिलाइजेशन आकर। जैसे ही एक सिंगल स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है एग को, फोड़ के अंदर एग के पास चला जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द स्पर्म एंड एग कंबाइंस टू फॉर्म अ जाइगोट विच विल इवेंचुअली डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जेनेटिक मटेरियल होगा स्पर्म के अंदर और एग के अंदर, वो दोनों कंबाइन करेंगे और एक जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। जाइगोट फॉर्म होगा, वो जाइगोट क्या है, डेवलप होगा अंदर एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन एग देन बिगिन्स टू डिवाइड एंड ट्रेवल्स डाउन द फिलोपियन ट्यूब्स टूवर्ड्स द यूट्रस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग का तो वो दोबारा से डिवाइड होगा, माइटोसिस मियोसिस होगा उसके अंदर, फिर वो 1 से 4 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, फिर वो जाएंगे यूट्रस के पास, फिलोपियन ट्यूब से जाएंगे यूट्रस में और वहीं ये आगे ग्रो करेगा एम्ब्रियो के तौर पे। दिस जर्नी टेक्स अबाउट 4 to 5 days ड्यूरिंग विच टाइम्स द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो और डिवाइड्स। क्या है, ये जर्नी जो फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जा रहे हैं, एग जो जाइगोट बना है वो यूट्रस तक जा रहा है, वो 4 से 5 दिन में कंप्लीट करता है और उसी 4 से 5 दिन के दौरान वो ग्रो भी करेगा और डिवाइड भी करेगा सेल्स। Once it reaches to the uterus, the embryo implants itself into the lining of the uterus where it will continue to develop into the fetus। अगर जब एक बार ये यूट्रस तक पहुंच जाता है, जो एम्ब्रियो बना हमारा जाइगोट बना वो यूट्रस तक पहुंच गया, तो यूट्रस में ये खुद से इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होकर वो वहीं पे फीटस के तौर पे डेवलप होगा, फीटस हमारा जो बेबी वहाँ बनेगा उसमें डेवलप होगा। So that's how the fertilization happen in the human. It is an incredible process that leads to the new life। इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है पूरा प्रोसेस, उसके द्वारा ही एक फर्टिलाइजेशन होता है जो कि एक
इनक्रेडिबल प्रोसेस है जिससे एक नई लाइफ जन्म ले रही है। तो फर्टिलाइजेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन दी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है उनके लंग्स द्वारा, वो एक्सप्लेन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे पहले, द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन वर्टिब्रेट्स। फर्स्टली व्हाट इज रेस्पिरेशन। आप रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो लंग्स के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या है। इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें गैस आपस में एनवायरनमेंट से और ऑर्गेनिज्म के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, तो उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द वर्टिब्रेट्स दिस प्रोसेस अकर्स इन द लंग्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रोसेस लंग्स के अंदर होता है, जो कि फेफड़े हैं। द लंग्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को टेक इन करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। When we inhale, air enters the lung through the trachea and bronchi and then into the alveoli। जो हमारे ये बॉडी है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का पार्ट है, यहाँ से ये लंग्स जा रहे हैं, लंग्स के अंदर बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो कि होगा हमारा एल्वेलाई। तो क्या है, ट्रैकिया से एयर हम अंदर ले रहे हैं, मुंह से अंदर लिए एयर, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया में जाने के बाद वो लंग्स तक गई। लंग्स के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के ब्रोंकाई हैं जो आगे चल के डेवलप हो रहे हैं एल्वेलाई के अंदर। तो ये ट्रैकिया से जाने के बाद लंग्स में जाएगी एयर, लंग्स से जाने के बाद ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई के बाद जाएगी एल्वेलाई में। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई आर टाइनी हेयर लाइक एयर सैक्स दैट आर सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। क्या है, एल्वेलाई टाइनी एयर सैक्स होते हैं। क्या है, ऐसे ऐसे टाइप में होते हैं, ये इसके अंदर एयर स्टोर हो जाती है जो कि सिर्फ ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। हेयर वेयर द मैजिक हैपन, यहीं पे मैजिक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज एंड बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगी, जो भी एयर है, एयर हमने कंज्यूम करी बॉडी के अंदर, एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी कैपिलरीज द्वारा, और जो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो बाइंड कर लेगा और पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा। The blood then carries oxygen to the rest of the body where it used for the cellular respiration। क्या है, जो ब्लड द्वारा हीमोग्लोबिन ने कैरी किया ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी तक जाएगा और वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम आएगा। मतलब हर एक सेल में रेस्पिरेशन हो रही है तो वही सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसी के अंदर ये यूज होगा। At the same time, carbon dioxide from the body diffuses into the capillaries and it carries back to the lungs to expel during the exhalation। क्या है, सेम टाइम पे जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है बॉडी में, उसी सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा है, डिफ्यूज़ होकर कैपिलरीज उसको कैप्चर कर लेती है और उसको एक्सलेशन के द्वारा बाहर एक्सपेल कर देती है। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन इजंट जस्ट अ वन वे स्ट्रीट। बट जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही साइड से नहीं हो रहा कि एक जैसे वन वे होता है हमारा कि एक ही साइड से जा सकते हैं, वैसे ही नहीं है, ये टू वे प्रोसेस होता है। इट इज़ अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन दी बॉडी। ये एक डेलिकेट बैलेंस होता है, प्रोसेस है, दोनों बैलेंस करके रखेगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें एक्सहेल करनी है और कितनी कार्बन ये ऑक्सीजन हमें इनहेल करनी है। तो बैलेंस करके रखता है। व्हेन वी एक्सरसाइज और हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट आवर बॉडी प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हायर मेटाबॉलिक रेट वाली एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगती है अंदर से। तो वो हमें क्या सिग्नल देता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी हमारी सांस बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिस सिग्नल्स आवर ब्रेन टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट विच इज़ इंक्रीज इन टर्न ऑफ ऑक्सीजन इनटेक एंड एक्सपेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि इस टाइम पे हमें अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ानी है, हमें सांस लेने की गति हमारी बढ़ानी है, ताकि ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं बाहर से वो भी ज़्यादा ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर ज़्यादा एक्सपेल कर सकें। तो ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। आपको कुछ टॉपिक्स दे दी जाएंगे, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा और जो बार बार रिपीट हुए हैं मैंने उन्हीं के ऊपर शॉर्ट नोट यहाँ पे आपको बताया है, तो इनको लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपका फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्रास्टुला। फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्रास्टुला क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। A fate map is basically a diagram that shows the developmental fate of different regions of an embryo. एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट रीजन्स में कैसे कैसे फेट डेवलप होता है वो डायग्रामेटिकली दिखाता है, उसको ही फेट मैप बोला जाता है। ठीक है, फेट मैप क्या है, एक डायग्राम टाइप में एम्ब्रियो कैसे कैसे डिफरेंट रीजन में फेट डेवलप कर रहा है उसको फेट मैप बोलते हैं। In amphibians, the fate map is established during the ब्रास्टुला stage. Fate map एम्ब्रियो के अंदर ब्रास्टुला stage में डेवलप होता है। During brastulation, the zygote undergo a series of cell division to form a ball of cell called blastula. ब्रास्टुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जाइगोट बनने के बाद सीरीज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर जाएगा। सेल डिवीजन होगा उसका जाइगोट का और एक सेल क्रिएट करेगा जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे ब्रास्टुला। ब्रास्टुला क्या है, एक ब्रास्टुलेशन प्रोसेस द्वारा बनता है जिसमें जाइगोट सीरीज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर जाएगा और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर सेल बनाएगा जिसको ब्रास्टुला बोलते हैं। द सेल इन दी ब्रास्टुला आर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। ब्रास्टुला के अंदर जो सेल है वो 2 लेयर के अंदर डिवाइड रहता है। द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, जो बाहर की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, जो इनर की लेयर होगी, इनर साइड में जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एंडोडर्म। बिटवीन दीज 2 लेयर्स लाइज अ रीजन कॉल्ड मीसोडर्म। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो रीजन होगा, जैसे ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ठीक है, ये बाहर की है एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म है, तो ये जो बीच में रीजन ये है इसको बोलेंगे हम मीसोडर्म। ठीक है, a fate map of amphibian blastula shows the different regions of the embryo will give rise to the different structure and organ. Fate map amphibian का क्या दर्शाता है कि कैसे different regions में embryo different structure और organ को develop करेगा। For example, the ectoderm will give rise to the skin and nervous system while the endoderm will give rise to the gut and associated organ. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जो एक्टोडर्म हमारी बाहर की लेयर है वो स्किन को डेवलप करेगी, बाहर के साइड स्किन होती है, और नर्वस सिस्टम को डेवलप करेगी क्योंकि सेंसरी ऑर्गन भी नर्वस सिस्टम में होते हैं। वाइल एंडोडर्म, जो अंदर की लेयर है एंडोडर्म, वो गट के प्रोडक्ट बनाएगी, जो हमारे अब्डोमेन होगा उसका प्रोडक्ट बनाएगी और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स को बनाएगी। द मीसोडर्म विल गिव रेज टू द स्ट्रक्चर्स सच एज मसल्स, बोन एंड ब्लड वेसल। जो बीच में लेयर है मीसोडर्म वो स्ट्रक्चर बनाएगी कुछ ऐसे जैसे कि मसल्स, बोन्स और ब्लड वेसल्स को बनाएगी। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो फिर ये स्टेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेल, अंडरस्टैंडिंग द fate map can help us to understand how different structures and organ develop in an organism. जो ये fate map है वो हमें क्या समझाता है कि कैसे डिफरेंट मतलब कैसे एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, कैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, ये फेट मैप हमें दर्शाता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ म्यूटेशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट। ये हमें ये भी बताता है कि कैसे म्यूटेशंस, जैसे जेनेटिकल डाइवर्सिटी हो गई तो म्यूटेशंस और कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कैसे इस डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ये भी दिखाता है। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ फेट मैप। सेकंड है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ स्पर्म सेल फाइनली डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है स्पर्म सेल, तो वो स्टेज को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इट्स व्हेन इमेच्योर स्पर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स मैच्योर इनटू फुल्ली फंक्शनल स्पर्म। ये क्या है, ये जब स्पर्मियोजेनेसिस जब कहलाता है जब एक इमेच्योर स्पर्म जो होता है जिसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, फुल्ली फंक्शनल मैच्योर स्पर्म में बदल जाता है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस spermatids undergo a series of change that transform them into the sperm cell. स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्मेटिड थे जो कि अनमच्योर्ड स्पर्म्स थे वो सीरीज ऑफ चेंज रिएक्शंस के अंदर जाएंगे और एक
अच्छे स्पर्म के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ द डेवलपमेंटल ऑफ अ फ्लैजिला विच अलाउज देम टू स्पर्म टू स्विम टुवर्ड्स द एग। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चेंज इनके अंदर ये होता है डेवलपमेंट के टाइम पे, जब मैच्योर होने लगता है तो उसके अंदर फ्लैजिलम आती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना स्पर्म का, ये स्पर्म है, ये इसके पीछे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये फ्लैजिला तभी डेवलप होती है जब मैच्योर होने लगता है। तो ये जो फ्लैजिला है इसका काम है इसको स्विम, ये लोकोमोशन प्रोवाइड करना, तो ये इनको हेल्प करता है कि ये लोकोमोट होके स्विम करके एग तक पहुंच सकें। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम एट द हेड ऑफ द स्पर्म। हेड स्पर्म के हेड के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट चेंज है इसमें। द एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट इनटू द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के अंदर कुछ टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्पर्म को हेल्प करता है कि वो जब एग के पास पहुँचे फर्टिलाइजेशन के दौरान तो वो पेनिट्रेट कर सके, उस एग को तोड़ के अंदर जा सके उसके अंदर। ठीक है, तो वो एक्रोसोम के अंदर ही एंजाइम्स पाए जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ऑल्सो इन्वॉल्व चेंजेस इन द सेल्युलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म मोर्टेलिटी। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर कुछ और चेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो उनको स्पर्म को मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल spermiogenesis is a complex process that involve many changes at the both cellular और molecular level। क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पर्मियोजेनेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिकुलर लेवल और सेलुलर लेवल के चेंजेस दोनों ही होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ स्पर्म्स कैन डेवलप एंड फंक्शन विच हैज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीकेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो हम प्रोसेस समझ रहे हैं वो एक समझने के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमें, क्योंकि हम ये समझ सकें कि स्पर्म्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं प्रॉपर, ताकि हम इसको फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन के ऊपर एक शॉर्ट निकला है। Gametogenesis is the process of forming gametes which are sex cells that are necessary for sexual reproduction। क्या है गैमेटोजेनेसिस? क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स के बनना, गैमीट्स क्या है, सेक्स सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स और सबके अंदर होते हैं सेक्स सेल्स, उनका फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है। इन ह्यूमन्स गैमेटोजेनेसिस अकर इन दी टेस्टीज और ओवरीज। ह्यूमन के अंदर गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगा, टेस्टीज और ओवरीज के अंदर। टेस्टीज मेल में पाई जाती हैं और टेस्टीज के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं, तो स्पर्म बनने का प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो गैमीट्स बन रहे हैं स्पर्म के इसके अंदर, टेस्टीज के अंदर। फीमेल के अंदर एग रिलीज़ करता है ओवरी, तो ओवरी के अंदर होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो जो है क्या है, गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स क्या हैं, एक टाइप के सेक्स सेल्स हैं जो कि हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेसेसरी होते हैं। और ह्यूमन के अंदर टेस्टीज, ह्यूमन्स के अंदर मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस टेस्टीज के अंदर होगा क्योंकि वहीं पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर होगा क्योंकि वहीं से एग रिलीज़ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इन मेल्स के अंदर क्या होगा, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे मेल के अंदर। इट इन्वॉल्व्स दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स फ्रॉम दी जर्म सेल्स। ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल्स के द्वारा ही स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। द प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज। ये प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, टेस्टीज के अंदर जो पाई जाती हैं उनके अंदर ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। The germ cells undergo mitosis and then meiosis to produce haploid spermates। जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, जर्म सेल्स माइटोसिस के अंदर जाएगा, वो 2 में कन्वर्ट होगा माइटोसिस के बाद, फिर मियोसिस में जाएगा, मियोसिस का प्रोसेस है, सिमिलर डॉटल सेल्स बनाएगा और हैप्लॉइड सेल्स को बना देगा, हैप्लॉइड स्पर्मेट्स बन जाएंगे उसके। दिस स्पर्मेट्स मेच्योर इनटू स्पर्म सेल्स विच देन रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जो स्पर्मेट्स बने हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेट्स बने हैं, वो मेच्योर होंगे स्पर्म सेल्स के अंदर, वही स्पर्म सेल्स इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेट हो जाएंगे पेनिस से। ठीक है, फीमेल्स के अंदर कैसे होता है, इन फीमेल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis।
जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो फीमेल के अंदर बोलेंगे oogenesis। ऊ मीन्स एग और उसका डेवलपमेंट को बोलेंगे जेनेसिस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स फ्रॉम द जर्म सेल। इसके अंदर भी क्या है, जर्म सेल होगा, जर्म सेल से एग सेल के अंदर फॉर्मेशन होगा तो उसको oogenesis बोलेंगे। द प्रोसेस बिगिन फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यूज अंटिल द मेनोपॉज। क्या है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, जो फीमेल के अंदर हर मंथ पीरियड्स आते हैं, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है 12-13 ईयर्स से। तो ये बिगिन होता है बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ मतलब जब पैदा होता है लड़की तब से ही उसके अंदर एग्स तो रहते हैं, बट मेंस्ट्रुएशन बाद में होता है। तो बाय बर्थ ही उसके अंदर एग रहेंगे और मीनोपॉज तक ये चलेगा जब तक उसके मेंस्ट्रुएशन बंद नहीं हो जाते, ठीक है। मीनोपॉज उसको बोलते हैं। द जर्म सेल्स अंडरगो माइटोसिस एंड देन मियोसिस टू प्रोड्यूस 1 मैच्योर एग सेल्स एंड 3 पोलर बॉडीज़। जो जर्म सेल है वो डिफरेंट माइटोसिस के अंदर जाएगा, उसकी सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगा, फिर वो मियोसिस में कन्वर्ट होगा। मियोसिस के बाद क्या होगा, एक मैच्योर एग सेल को प्रोड्यूस करेगा और 3 पोलर बॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। द मैच्योर एग सेल इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड कैन बी फर्टिलाइज बाय द स्पर्म। जो मैच्योर सेल है वो रिलीज होगा ओवरीज के द्वारा, क्योंकि ओवरी से ही एग रिलीज होता है। ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होगा, जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले टाइम को ओवुलेशन बोलता है, जहाँ पे सेल मैच्योर होकर ओव्यूलेट होगा। और ओवुलेशन के टाइम पे अगर स्पर्म इससे मीट करता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये इसका स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis दोनों मिला के गैमेटोजेनेसिस। क्या है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, बट दोनों मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग हो रहा है और उनके अलग अलग नाम है। डी है हमारा फीडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, बर्ड्स हैव अ यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म दैट डिफर फ्रॉम दी अदर एनिमल। बर्ड्स के अंदर डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म होता है जो कि इनको अलग करके रखता है दूसरे एनिमल से। बर्ड्स हैव अ बीक इंस्टेड ऑफ टीथ विच इज़ यूज फॉर कैचिंग एंड मैनिपुलेटिंग द फूड। जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास टीथ होते हैं, दांत होते हैं, बट बर्ड्स के पास नहीं होते, उनके पास एक चोंच होती है जिसको बीक बोला जाता है। तो बीक होती है उनके पास जो उनको कैच करने के लिए हेल्प करती है कि वो किसी भी अपना फूड को कैच कर सकें या उनको मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। दिस बीक इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, द अपर एंड लोअर मैंडिबल विच आर हिंज्ड टुगेदर विद अ मसल। जो बीक है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर मैंडिबल होता है, एक अपर मैंडिबल और एक लोअर मैंडिबल से मिलकर बनी होती है। और जो इनको जोड़ के रखती है हिंज्ड, उसको बोलते हैं मसल। मसल के द्वारा एक हिंज से ये जुड़ी रहती है। बर्ड्स ऑल्सो हैव अ क्रॉप विच इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर in their esophagus that store food before it enters the stomach। बर्ड्स के पास एक कॉप होता है, मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनकी ईसोफेगस के पास पाया जाता है, ताकि वो खाने से पहले, मतलब स्टमक में उनका खाने जाने से पहले वहाँ पे स्टोर करके रख सकें खाने को। दिस अलाउज बर्ड्स टू ईट लार्जर क्वांटिटी ऑफ द फूड एट वंस एंड डाइजेस्ट इट स्लोली ओवर द टाइम। ये जो इनका पाउच है इनको क्या हेल्प कर रहा है कि वो एक ही टाइम पे ज़्यादा खाना खा सके और उसमें स्टोर करके रख सके, और जब भी उसको डाइजेस्ट करना हो तो आराम आराम से कर सके, ठीक है। द स्टमक ऑफ द बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टमक जो होता है बर्ड्स का वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, द प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड। एक प्रोवेंटिकुलस फॉर्म होगा और दूसरा होगा गिजार्ड। द प्रोवेंटिकुलस सेक्रीटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द फूड। जो प्रोवेंटिकुलस पार्ट होगा वो सिक्रीट करेगा एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेगा। वाइल द गिजार्ड ग्रिंड अप फूड विद अ स्मॉल रॉक्स और ग्रिट दी बर्ड्स वैल्यूज। क्या है, जो दूसरी तरफ गिजार्ड होता है वो ग्रिंड कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन जो हो गया फूड उसको और स्मॉलर पार्ट में डाल के, स्मॉलर पार्ट उसका बना के उसको निगलेगा, ठीक है। फाइनली बर्ड्स हैव अ कॉकिला। बर्ड्स के अंदर एक कॉकिला पाया जाता है जो कि होता है विच इज़ एन ओपनिंग ऑफ दैट सर्व्स दी बोथ एन एग्जिट फॉर दी वेस्ट एंड दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो कॉकिला होता है वो 2 काम करता है कि एक एग्जिट की तरह भी काम करेगा, जैसे कि हमारे अंदर एनएस है वैसे ही इनके अंदर एक कॉकिला होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है। लास्ट है हमारा नर्व सेल स्ट्रक्चर। नर्व सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से आपको घुमा के पूछ लेंगे नर्व सेल स्ट्रक्चर बताओ या न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ,
तो जो मैंने आपको लास्ट समझाया वही है, ये सेम, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन आर स्पेशलाइज सेल दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट दी बॉडी। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोला जाता है, जो कि एक स्पेशलाइज सेल होता है जो पूरी बॉडी तक नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। नर्व सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। नर्व सेल्स के 3 मेन पार्ट होते हैं, जो मैंने पहले भी समझाए थे। बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, और ये बॉडी के अंदर साइनेप्सिस, सोमा और एक्सॉन्स होता है, और यहाँ पे एक्सिनल टर्मिनल होंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, डेंड्राइट्स 3 पार्ट्स में होता है। पहले होता है डेंड्राइट्स, जो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। सेल बॉडी और सोमा, सेल बॉडी को ही सोमा भी बोला जाता है, और एक्सॉन्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशन होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से या फिर सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल्स को कैच करते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल नेसेसरी फॉर सेलुलर फंक्शन। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और दूसरे टाइप के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सॉन्स आर लॉन्ग एक्सटेंशंस दैट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द बॉडी और टू अदर न्यूरॉन ऑफ द मसल्स। एक्सॉन्स लास्ट में पाए जाते हैं, लास्ट में बॉडी के बाद पाए जाते हैं एक्सॉन्स। यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल होंगे। ये एक्सॉन क्या करेंगे, ये सिग्नल्स को बॉडी से दूर लेकर जाएंगे और दूसरे मसल तक या न्यूरॉन तक पहुँचाएंगे। नर्व सेल्स ऑल्सो हैव माइलिन शीट विच आर फैटी कवरिंग दैट इंसुलेट एक्सॉन स्पीड अप द ट्रांसमिशन। क्या है, एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट पाई जाती है, जो कि एक फैटी कवरिंग होती है, जो क्या करती है कि सिग्नल के ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ाती है। माइलिन शीट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज सेल कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या है, माइलिन शीट कुछ स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सचवान सेल्स इन दी पेरिफेरल सिस्टम। इसके अंदर कुछ सचवान सेल्स भी पाए जाते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। At the end of axon are terminals or synapses, which are specialized structure that allows them to neuron to communicate with the each and other with the muscle or gland. एंड पे, एक्सॉन के एंड पे, ये एक्सॉन है तो एक्सॉन के एंड पे यहाँ एक्सॉन टर्मिनल पाया जाएगा, जो इनको हेल्प करते हैं कि दूसरे न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, सिग्नल्स पहुँचा पाएँ। तो ये आपका पूरा इम्पॉर्टेंट नोट्स थे, तो आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। आप इनको लर्न करके जाएंगे और कोई भी इनमें से 4 भी रिपीट हो गए तो आपको आराम से मार्क्स गेन हो जाएंगे। और ये अभी तक रिपीट होते ही आए हैं, 2020 से 2024 तक इनमें से ये क्वेश्चन रिपीट ही हुए हैं। ठीक है, सारे ही नहीं, मतलब इनमें से मोस्ट प्रॉबेबली 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। तो अगर ये आप लर्न कर लेंगे और रिपीट हुए तो आप इसी तरीके से, इसी पैटर्न में लिख कर आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिएगा और कौन सी कोड का आपको सॉल्यूशन चाहिए।